हेलो बच्चों, अब हम लोग हार्डी वियनबर्ग प्रिंसिपल को करेंगे। हार्डी वियनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वियनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, इतना लिखते हैं। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस इन अ लार्ज, बहुत बड़ा और रैंडमली इधर उधर मेटिंग पॉपुलेशन, एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इन अ लार्ज एंड randomly in a large and randomly mating in a large and randomly mating population, allelic frequency remains constant. क्या है, allelic frequency remains, क्या रहेगा बेटा, constant, and that is nothing but genetic equilibrium. जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एक और बार सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस इन अ लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, क्या, कौन सा फ्रीक्वेंसी, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा, वो रिमेन्स, एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, and that is called as gene equilibrium, genetic equilibrium. According to this, in a large and randomly mating population, allelic frequency remain constant generation after generation. Generation after generation, ठीक है, generation after generation, ठीक है, समझ गए। अकॉर्डिंग टू दिस इन अ लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, और उसी को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब जीन पूल, जीन पूल क्या है बेटा, ठीक है, जीन पूल मतलब सम टोटल ऑफ ऑल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ all gene and their allele in a population, क्या है, sum total of all gene and their sum total of all gene and their allele in a population। समझ गए। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, लार्ज और रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसी को हमने जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला, वही इक्विलिब्रियम होता है ना बेटा। और जीन पूल है सम टोटल ऑफ ऑल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ ऑल जीन and their allele in a population, sum total of all gene and their allele in a population, ठीक है, क्लियर है। एक और बार मैं बताऊं, सम टोटल ऑफ ऑल जीन एंड देयर allele in a population, उसी को जीन पूल बोलते हैं। फिर उसके बाद हार्डी वियनबर्ग इक्विलिब्रियम, HW इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये क्या है, मैंने क्या बताया तुम लोगों को, मैंने ये बताया कि लार्ज और रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। जीन पूल क्या है, सम टोटल ऑफ जीन एंड अलील इन अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ जीन एंड अलील इन अ पॉपुलेशन। हार्डी विंगबर्ग उन्होंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम उनका ये था कि जीन पूल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली जीन पूल is constant, gene pool is constant every generation,
जीन पूल इज कांस्टेंट एवरी जनरेशन, मैंने यही लिखवा है यहाँ पे भी देखोगे तो मेटिंग में पॉपुलेशन जो है अलीलिक फ्रीक्वेंसी का पॉपुलेशन अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वही जीन पूल इज कांस्टेंट एवरी जनरेशन एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा, और इसको होने के लिए क्या चाहिए? फ्री फ्रॉम all types of free from any free from free from any evolutionary forces। ठीक है, कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस ये इस कांस्टेंट इक्वेशन को हटाए नहीं। तो जीन पूल इज कांस्टेंट, जीन पूल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जीन पूल क्या है? सम टोटल ऑफ अलील एंड जीन इन अ पॉपुलेशन, और वो कांस्टेंट रहेगा हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम में। और वो होने के लिए क्या होना चाहिए? वो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्सेस। ठीक है, तो कौन कौन से एवोल्यूशनरी फोर्सेस? पहला नेचुरल सिलेक्शन, इट शुड बी अवे फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक या जीन माइग्रेशन। चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर ये क्या है, ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है। और म्यूटेशन। अच्छा, तुम इनमें से कौन सा जानते हो ये बताओ। ऑब्वियसली तुम इनमें से नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन जी का पढ़ चुके हो, तो आई थिंक यू नो दिस। एंड यू मे नॉट नो जीन माइग्रेशन, तुम नहीं जानते होगे, और शायद तुम जीन ड्रिफ्ट को भी नहीं जानते होगे, लेकिन तुम जीन रिकॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो, म्यूटेशन भी पढ़ चुके हो। और क्या एक और बच गया है? ओके, जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन माइग्रेशन, जीन ड्रिफ्ट लिख दिया बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन भी, ये सब तो है। हाँ, सब तो है बेटा। हाँ, तो ये आ गया, ये और ये तुम्हें थोड़ा अटपटा सेम लगेगा, ये दोनों को थोड़ा सा करवाना है। ठीक है, तो देखते हैं नीचे। जीन पूल एंड allele in a population remains constant, that is genetic equilibrium। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो मैंने बता दिया था, इन अ लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जीन पूल में, ये सॉरी क्या लिखना था मेरे को, जीन इक्विलिब्रियम में अलील एंड जीन पूल कांस्टेंट रहता है। और जीन पूल क्या है? सम ऑफ टोटल ऑफ जीन एंड अलील, सब इन क्या है एक पॉपुलेशन में। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है? अलील एंड जीन पूल क्या होगा? कांस्टेंट। समझ गए? उसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अभी तक मुझे लगता है पूरा समझ आ गया होगा, है ना। अब इसकी आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। अलील जो होता है, तुम ऑब्वियसली उसमें पढ़े होगे, किसमें? अलील क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। मैं कोशिश करूंगी कि सारे चैप्टर्स आज करवा दूं, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, इसी को क्या बोलते हैं? अलील। और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो क्या बोलते हो तुम लोग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो है P प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो P है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। P को क्या बोलूंगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। Q है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, जो क्या है? 1 है। ठीक है, समझ गए बेटा?
ओके, तो P प्लस क्यू, P क्या है जल्दी बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, अब मैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर करूं इज इक्वल टू 1, मैथ्स लग रहा है, मैथ्स ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, P स्क्वायर प्लस क्यू टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्या है अब वो देख लो, जो पी स्क्वायर है वो है बेटा जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो क्या है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ ए बेटा, ए कैपिटल ए। अब क्यू तुम क्या लिखोगे जीनोटिपिक जीनो जेनेटिक लिख दिया ना, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब वो कौन सा होगा स्मॉल ए। ठीक है, और ये क्या है फिर हेट्रोजाइगस, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, क्या लिखोगे इसमें थोड़ा सा, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, वो हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, समझ गए, ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, ये पूरा समझ आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है कांस्टेंट है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो हाँ एक क्वेश्चन करना था मेरे को, क्वेश्चन में बोल देती हूँ। अ जीन लोकस हैज टू अलील, a gene locus has two allele A and B। ठीक है, ये दो अलील है उसके पास, A है और B है। ठीक है, A एंड स्मॉल a। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, A का जो फ्रीक्वेंसी है 0.4 है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील A, frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in a population। तो 0.4 है, तो होमोजाइगस जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट उसका क्या है ए कॉमा ए, तो ए का वैल्यू ये है, तो इसको क्या बोलेंगे 0.16, और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए क्या होगा, मैंने तुम लोग को क्या बताया ए प्लस बी क्या होता है, सॉरी गलत कर दिया ना इक्वेशन, ए प्लस, इरेज कर दूं मैं, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P 0.4 है, तो Q को Q ही रखो, 1 करो, Q कितना आ गया 0.6, तो B आ गया मेरा, मतलब स्मॉल ए आ गया 0.6, तो स्मॉल ए के लिए कितना आ जाएगा 0.36। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बेटा क्या करो, इक्वेशन बना लो, ए स्क्वायर प्लस क्या निकालना है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, अब 2pq के लिए निकालना है, तो 2pq क्या है, 2pq इज 2 इंटू ए, तो 1.36, ठीक है, a इंटू, तो a क्या है 24, देखो a क्या है 0.4, स्मॉल a क्या है 0.6, 0.6 ये दोनों 0.24, 0.24 इंटू 2 0.48। अब क्लियर है बेटा, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, इसलिए एक सैंपल बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं
फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। अभी तक हार्डी-वेइनबर्ग में क्या हुआ, मैं एकदम एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ क्या है। इन अ लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा, अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड दैट इज ओनली जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीन पूल क्या है, जीन पूल इज सम टोटल ऑफ अलील एंड जीन इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो अलील है और जीन है वो क्या है, कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन। यही मैंने अभी तक पढ़ाया, देखो कहाँ गया, इज कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन, और द जीन पूल इज कांस्टेंट एवरी जनरेशन। यहाँ पे सुनो, जीन पूल जो है वो कांस्टेंट रहेगा एवरी जनरेशन में, if any evolutionary forces is not affecting, it is free from all type of evolutionary forces। जैसे कि मैंने क्या क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, ठीक है। समझ गए बेटा, मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और कौन सा, म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अमन बढ़ते हैं किसके लिए, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वो कौन कौन से देख लेते हैं, वो भी जरूरी है जानना। वो है फर्स्ट, जैसे मैंने तुम लोग को बताया है, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में कौन कौन, जीन पूल एंड एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल चेंज। क्या क्या चेंज होगा, जीन पूल एंड allelic frequency will change। क्यों, नेचुरल सिलेक्शन याद है ना, क्या होता है, एनवायरमेंट में चेंजेस आ जाता है, और ये एनवायरमेंट के चेंजेस के कारण कुछ एनिमल्स अडेप्ट कर जाते हैं, और यूजफुल अडेप्टेशन जो कर पाते हैं वो सरवाइव करवाते हैं, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। तो यही नेचुरल सिलेक्शन के कारण क्या होगा ना, हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटा इससे नए स्पीसीज बन जाएंगे। तो जो जीन पूल है और अलील है वो क्या रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा, जीन पूल एंड अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज। तो यहाँ पे कुछ भी बेटा क्या नहीं रहेगा, कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। जीन पूल एंड अलीलिक फ्रीक्वेंसी, जीन पूल एंड अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल चेंज, जीन पूल एंड अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल चेंज। याद रहेगा बेटा ये, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जीन पूल एंड एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल चेंज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये कैसे होता है, देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट इज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन during crossing over in gamete during crossing over in gamete formation, ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन गैमेट फॉर्मेशन। और म्यूटेशन, तीसरा है म्यूटेशन।
रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या हुआ बेटा? रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर इन क्रॉसिंग ओवर इन गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फिर आता है तुम्हारा म्यूटेशन। ठीक है, तो जो म्यूटेशन है, जो अगर तुम ध्यान दिया होगे, म्यूटेशन क्या है? जब भी तुम मीडियम में चेंजेस लाते हो तो नया रेसिस्टेंट बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, इस मीडियम में मैं बताती हूँ। ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट है और दो अद्भुत जीवी भी 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करवा रहे हैं ना, अब ये लोग बेटा म्यूटेशन करवा रहे हैं। देखो कैसे म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन होता कैसे तुम जानते हो, मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चेंज इन मीडियम होगा। क्या होगा? चेंज इन मीडियम। क्यों मैं ऐसा क्या डाल दूंगी मीडियम चेंज होगा? मे बी एन एंटीबायोटिक, सम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ऐसा कुछ डाल दूंगी तो बेटा क्या होगा ना, म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन होगा तो वही जिंदा रह पाएंगे जिनके पास हाई रेजिस्टिविटी है। ये जो 4 लोग थे वो बेटा जिंदा रह पाएंगे, बाकी सब बेटा मर जाएंगे। समझ गए? सो ओनली ओनली दीज सर्वाइव। ओनली दीज सर्वाइव। ठीक है, ओनली दीज सर्वाइव। और ये जो सर्वाइव हुए हैं, क्या ऐसे ही 4 बन के रहेंगे? नहीं, रिप्रोडक्शन। और जैसे ही रिप्रोडक्शन होगा देयर विल बी चेंज इन जीन पूल। जीन पूल चेंज आ गया, चेंज आ गया, इसमें क्या आ गया? चेंज आ गया। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। समझ गए? ये बात समझ आ गया? क्यों? क्योंकि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वही इक्विलिब्रियम रहे, जीन इक्विलिब्रियम रहेगा, तभी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे अलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल गया, जीन बदल गया, है ना? और क्या बदल गया बेटा? जीन पूल बदल गया। क्या बदल गया बेटा? जीन पूल बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट, जीन पूल बदलने पर ही सब इक्विलिब्रियम हट गया। ठीक है, फिर आता है जेनेटिक माइग्रेशन। क्या आता है बेटा? जेनेटिक, ये देखो अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है ना, जेनेटिक जेनेटिक माइग्रेशन। ये तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। इसके लिए भी गोला बना देते हैं, बना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये देखो थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आ रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो जा रहे हैं। ठीक है, ये है इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट इतना भरे भरा हुआ है। लेकिन क्या होगा ना, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इधर से इधर आ रहे हैं। क्या है? इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं। सो यू विल नोटिस दे आर कमिंग। अरे ये तो गलत हो गया। तो यू विल नोटिस कि ये लोग इधर आ रहे हैं और कुछ लोग, ये पिंक, और कुछ लोग इधर भी जाएंगे। ठीक है, और अब जो बच्चे इधर जा रहे हैं ना, अब जो इधर जा रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन। जीन माइग्रेशन यही है। और ये है अच्छा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है ये देखो। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होगा तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, माइग्रेशन, ये हम लोग इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन।
समझ गए इमिग्रेशन माइग्रेशन में डिफरेंस? ठीक है बेटा, ये है इमिग्रेशन और ये है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में इंडिविजुअल ऐड अप, देखो इसमें ऐड हो रहे हैं, क्या है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऐड इंडिविजुअल ऐड अप इन द सोसाइटी। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुल, सोसाइटी मत लिखो, सोसाइटी अजीब लग रहा है, क्या लिख दो उसको? पॉपुलेशन कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, पॉपुलेशन मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पॉपुलेशन। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? दिस इज जीन माइग्रेशन, इतना टर्म समझ आ गया? अब जीन फ्लो क्या है? कुछ बच्चे जीन फ्लो पूछते। जीन फ्लो है नथिंग बट इफ जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम, बहुत बार जीन माइग्रेशन happens multiple time, जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन फ्लो। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? जीन फ्लो। कलर नहीं दिख रहा शायद, है ना? इफ जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीन फ्लो। ठीक है, अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बताओ इसमें क्या बचा है? नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया। अब बचा है ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना, इसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा, इधर जगह नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, अब इसको समझो, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट इज अ रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट क्या है? रैंडम लॉस, रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ड्रिफ्ट क्या है? रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, एकदम हट गया, पॉपुलेशन से लोग ही हट गए, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज व्हाट? ड्रिफ्ट इज व्हाट बेटा, जल्दी बताओ। ड्रिफ्ट इज random loss of gene from a population, random loss of gene from a population, that is drift, genetic drift। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बेटा दो टाइप्स में है, ये देख लो। एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटर, और दूसरा है तुम्हारा बॉटल नेक इफेक्ट। दिस आई विल टेल यू, बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, तो एक तो बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम लॉस ऑफ जीन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नथिंग बट रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। अब फाउंडर्स इफेक्ट क्या है ये समझ लो। फाउंडर्स इफेक्ट के लिए इतना जगह छोड़ा है मैंने, यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट मतलब जब एक बर्ड विच फ्लू टू गैलापागोस आइलैंड, जो मेनलैंड में रहती थी, वो फ्लू किया कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फूड एक्सप्लोर्ड, डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म्ड।
तो देर इज रैंडम लॉस ऑफ जीन, वो जो जीन बना था उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, वो चिड़िया दूसरे मतलब गैलापागोस आइलैंड में चली गई और उनको जो खाना मिला उसके हिसाब से उनका बीक इवॉल्व हो गया। तो अलग अलग वो बन गए, डिफरेंट स्पीसीज बन गए। तो वही है, क्या है यहाँ पे, मैंने तुम्हारे लिए मेनलैंड बहुत बार बनाया है बट आई मेक इट अगेन जस्ट टू, ठीक है, ये है मेनलैंड। मेनलैंड, इस मेनलैंड से बहुत सारी चिड़िया उड़ उड़ के आई, बहुत सारी चिड़िया उड़ उड़ के आई। फिर वो कहाँ गई, मेनलैंड में। मेनलैंड में ये यहाँ पे गई ना बेटा, ये क्या है, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। अब इस गैलापागोस आइलैंड में ये लोग ने डिफरेंट फूड उनको मिला, ठीक है, बर्ड्स which flew to Galapagos Island, ठीक है, is known as founder's effect. Depending on the availability of food, they evolved, forming different species, forming different species, ठीक है। So what happened here, फाउंडर्स इफेक्ट क्लियर है। ये जो भी बर्ड्स बर्ड्स साउथ अमेरिका में था, साउथ अमेरिका से ये लोग बढ़े। हाँ, ये बर्ड्स कौन से कलर के थे, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, ठीक है। चलो, ये बात याद रख पाओगे कि मेनलैंड से गैलापागोस आइलैंड में गए, which flew to, that is only founders effect. Depending upon the availability of the food, they evolved forming different species. So there is random loss of gene, that is genetic drift, ठीक है। अब एक और मैंने बताया था, वो था, तुम्हें याद होगा कि नहीं पता नहीं, that was bottle bottle neck bottle neck effect, है ना। तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, वो भी बहुत आसान सा है। बॉटल नेक इफेक्ट है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस लाइक चीता पॉपुलेशन और ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, रैंडम लॉस ऑफ जीन, नाउ ओनली लेफ्ट टू फिट द नेक ऑफ बॉटल। तो पहले जो बॉटल था, इसको कंपैरिजन है ये, तो ठीक है, इसको बॉटल समझो। अब कितना बचा है, बस इतना, ठीक है। प्लस को मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है, और माइनस को मैं ऑरेंज कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा देख लेना। तो बिकॉज आई कांट मेक, तो ये तो बस कलर भरना है ना, ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, मतलब माइग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन। अब कितना बचा है, ये 2 प्लस बचा है, अब 2 ये प्लस बचा है, अब इसमें क्या ही कर लेंगे। तो जो ये ट्रिप हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बॉटल नेक इफेक्ट। ये लोग ये 2 भर दो इसको पूरा, जितना बॉटल में भर सकते उतना भर दो। हाँ, ये कम हो गया बोल रहे, नीला कलर कम पड़ गया ये लो, ठीक है। अब इसी को क्या बोलेंगे बेटा, बॉटल नेक इफेक्ट। व्हाट हैपेंड हियर, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन,
मतलब ह्यूमन एक्शंस के कारण, एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग के कारण चीता पॉपुलेशन और ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज के कारण रैंडम लॉस ऑफ जीन हुआ. नाउ ओनली लेफ्ट टू फिट द नेक ऑफ द बॉटल. इतने से अब कितना बचा है? सिर्फ इतना बचा है. देख पा रहे हो डिफरेंस? देख पा रहे हो बेटा? अब इसके बारे में लिख लेते हैं, बिकॉज हमारा काम नोट्स भी प्रोवाइड करना है. लिखना बस होता तो जल्दी हो जाता काम. तो ड्यू टू anthropogenic action, due to anthropogenic action like excessive human hunting, like cheetah population, ह्यूमन हंटिंग लाइक चीता पॉपुलेशन, और क्या कारण हो सकता है? नेचुरल कैलामिटीज. नेचर को भी थोड़ा दोष दे देते हैं. पहला कारण क्या बताया मैंने? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन और चीता पॉपुलेशन और नेचुरल कैलामिटीज के कारण. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग वही होता है उसका मतलब, और लाइक चीता पॉपुलेशन और नेचुरल कैलामिटीज. इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेटा क्या हुआ जल्दी बताओ? रैंडम loss of, there was, and due to this there is random loss of gene, or now left to fit the bottle, neck. ठीक है, ये पूरा समझ आ गया. ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग लाइक चीता पॉपुलेशन, नेचुरल कैलामिटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, ये सब के कारण क्या हुआ? रैंडम लॉस ऑफ जीन हुआ. एंड नाउ जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ वो बॉटल के नेक में. पहले पूरा बॉटल भर रहा था, अब सिर्फ वो बॉटल का नेक भर रहा है, बस उतना भी नहीं भर रहा. समझ गए बेटा? ठीक है, समझ गए? इसमें और कुछ तो था नहीं, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. एडेप्टिव रेडिएशन. ओके, नाउ द वेरी लेस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट. एडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है, जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसका मतलब क्या है? पहली बात, अच्छा, फाउंडर इफेक्ट सबको याद आया. क्या हो रहा है उसमें मेन लैंड से बर्ड्स जो साउथ अमेरिका में है वो वहां से उड़कर कहाँ गए? कहाँ पे गए? गैलापागोस आइलैंड में. और वो लोग कुछ कुछ खाए और इन्होंने इवॉल्व किया, नए स्पीसीज बने. बॉटल नेक में क्या हुआ? जो स्पीसीज थे वो इतने ह्यूमन हंटिंग, चीता पॉपुलेशन और नेचुरल कैलामिटीज के कारण खत्म हो गए कि बस अब बॉटल के नेक में भरने लायक स्पीसीज बचे हुए हैं. अब अडेप्टिव रेडिएशन क्या बोलता है? Adaptive radiation is evolution of different species starting from a given point of a geographical area radiating to different habitat. मतलब evolution किसका? different species का बेटा, और किसका? है ना? evolution of different species starting कहाँ से start कर रहा है? एक given point से start कर रहे हैं. starting from a given point of a geographical area starting from a given geographical area radiating to different habitat. radiating to different habitat. इसका मतलब क्या है? एवोल्यूशन ऑफ अलग अलग स्पीसीज का एवोल्यूशन.
कहाँ से, एक गिवन हैबिटेट से, गिवन पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, रेडिएटिंग टू अलग अलग, मतलब एक एरिया में वो लोग रहते थे, अब वो लोग कहाँ चले गए हैं, अलग अलग हैबिटेट में चले गए। कहाँ चले गए बेटा, अलग अलग हैबिटेट में चले गए। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एवोल्यूशन ऑफ, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया रेडिएटिंग टू डिफरेंट हैबिटेट। याद हुआ, डेफिनेशन याद करो, तुम्हारे सीबीएसई में पूछ लेते हैं, ठीक है, याद करो बेटा, ठीक है। ये देखो, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट of geographical area radiating to different habitat, radiating to different habitat, ठीक है। तो मैं क्या बोली हूं, मैं ये बोली हूं कि evolution of different species starting from a given point, starting from a given point of geographical area radiating to different habitat, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं क्या बोली हूं अभी, evolution of different species starting from a given point of a given point of geographical area radiating to different habitat, evolution of different species starting from a given point of geographical area radiating to different species, clear है बेटा। evolution of different species starting from a given geographical area radiating to different species, different habitat, different habitat, different habitat, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को भी देखना है ना, नहीं तो फिर इसी को रटते रह जाएंगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स है डार्विन फिंचेस, ऑब्वियसली विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो मेन लाइन से चालू हुआ था, अरे मेन लाइन अजीब सा हो गया, ये मेन लाइन से ये लोग इधर इधर गए और कुछ अलग अलग खाना खाए और इवॉल्व कर गए, तो डार्विनियन फिंचेस, ठीक है, डार्विनियन फिंचेस, प्लेजेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, प्लेजेंटल मैमल इन, प्लेजेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और दूसरा है मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है ये भी समझ आ गया। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया रेडिएटिंग टू डिफरेंट हैबिटेट, एग्जांपल डार्विनियन फिंचेस, प्लेजेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, पाउच्ड मैमल्स। तो एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ बर्ड्स मैंने तुम लोग को बता दिया था, दिस इंडिकेट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब सेम बर्ड है लेकिन अलग अलग खाना खाकर जी रही है। एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फ्रूट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग से कुछ जी रही है, कुछ मैंने क्या बोला, सीड ईटिंग, कुछ को मैंने क्या बोला था, याद करके बताओ, कैक्टस नहीं बताया था, बट कैक्टस ईटिंग भी करती है, तो उनके और अच्छे बीक्स होंगे, है ना। और क्या है, इंसेक्ट ईटिंग, इंसेक्ट कौन खाता था, स्मॉल वाले तो सीड्स खा रहे थे, बिग वाले फ्रूट्स खा रहे थे, इंसेक्ट्स पॉइंटेड वाले खा रहे थे, ठीक है, समझ गए बेटा, क्लियर है। अच्छा अब प्लेजेंटल मैमल्स के लिए भी मुझे बताना है, ऑल्दो ये इतना नहीं आता है बट आई कांट टेक रिस्क। प्लेजेंटल मैमल्स ये मुझे तुम्हें याद करवाना है ना, और ये मेरे पर छोड़ दो, मेरे साथ बोलते जाओ, मैम मैम let me
fly. Ma'am, let me fly slowly beyond world. ठीक है, ठीक है, तुम्हें उसको आनी है। मैम, मैम, MAM लिखोगे, मैम MAM लिखोगे, फिर लेट मी फ्लाई स्लोली बियॉन्ड वर्ल्ड। मैम, लेट मी फ्लाई स्लोली बियॉन्ड दी वर्ल्ड। एम से क्या है? एम से है तुम्हारा, इधर मैं अच्छे से लिखूंगी एक एक करके, मोल। ठीक है, मोल। ए से है एंट ईटर, एंट ईटर। और एम से है, ये अलग है बेटा, ठीक है, मिटा भी नहीं पा रही यार मैं सही में। ये ले लो, ये ले लो ना ऐसा, हाँ। एम से है, एम से क्या है? माउस, माउस। लेट मी, एल से है लेमर, लेमर। लेट मी, अब एफ से है, इससे कुछ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है। एफ से है एफ एस, फ्लाइंग स्क्यूरल, फ्लाइंग स्क्यूरल। बियॉन्ड, बी से है बॉब कैट, बॉब कैट। डब्ल्यू, वर्ल्ड से वुल्फ। ठीक है, तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। प्लेजेंटल, प्लेजेंटल मैमल्स। मैम, लेट मी फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड। ठीक है, मैम, एम से मोल, एंट ईटर, माउस। फिर क्या है? लेट मी, मैम लेट मी। एल से लेमर, फ्लाई, एफ से फ्लाइंग स्क्यूरल, फ्लाई। मैम, लेट मी फ्लाई स्लोली बियॉन्ड, बी से बॉब कैट, और डब्ल्यू से वुल्फ। ठीक है, अब आता है इसी में ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स को तुम कैसे देखोगे? एम से, एम से मोल था, अब इनका हो जाता है मार्सुपियल। ये ऑस्ट्रेलियन मैमल्स नहीं है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। ठीक है, ये लिखवाना इसलिए जरूरी है। ठीक है, मोल से मार्सुपियल मोल, क्या? मार्सुपियल मोल। मार्सुपियल जोड़ दो, कुछ में नहीं जोड़ना है, बताती हूँ। मार्सुपियल मोल। एंड ईटर की जगह एंड ईटर, एंड ईटर में कोई बदलाव नहीं आया। फिर माउस की जगह मार्सुपियल माउस। मैंने बोला ना मार्सुपियल जोड़ना है, मार्सुपियल माउस। लेमर की जगह अलग नाम है, स्पॉटेड कस्कस। क्या है? स्पॉटेड कस्कस। बोलो मेरे साथ, स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए है फ्लाइंग फैलेंजेस, फ्लाइंग फैलेंजेस। बॉब कैट का है तस्मीनियन टाइगर कैट, तस्मीनियन टाइगर कैट। वुल्फ का है तस्मीनियन, तस्मीनियन वुल्फ। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है क्लियर है। ठीक है, ये जो था वो था प्लेजेंटल मैमल्स। प्लेजेंटल मैमल्स मेरे साथ साथ में बोलो। एम से है, एम से मोल, ए से है एंटीटर, एम से है माउस। फ्लाई, लेट मी, तो लेट मी से, एल से लेमर, एफ से फ्लाइंग स्क्यूरल, फ्लाई स्लोली। बियॉन्ड, बियॉन्ड से बॉब कैट, बियॉन्ड दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में वुल्फ।
अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में क्या जोड़ दोगे? मार्सुपियल जोड़ दोगे, तो मार्सुपियल मोल, फिर एंटीटर, एंटीटर ही है, फिर माउस, मार्सुपियल माउस, लेमर की जगह स्पॉटेड कस्कस, फिर फ्लाइंग स्क्विरल की जगह फ्लाइंग क्या था, मैं भूल गई। फ्लाइंग स्क्विरल की जगह बेटा है फ्लाइंग फैलेंजर। फिर उसके बाद क्या है? फ्लाई बियॉन्ड, बी से बॉब कैट। बॉब कैट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के लिए क्या हो जाएगा? तस्मीनियन, तस्मीनियन टाइगर कैट। क्या है? तस्मीनियन टाइगर कैट। बॉब कैट है वो, तो उसको तस्मीनियन टाइगर कैट कर दिए। लास्ट क्या है? वर्ल्ड, वर्ल्ड से वुल्फ, और यहाँ पे क्या है? तस्मीनियन, तस्मीनियन वुल्फ, तस्मीनियन वुल्फ। क्लियर है बेटा? इसमें कुछ था नहीं यार, इतना टफ तो था नहीं, बस अब तुम याद कर लो, है ना? याद तो हो भी गया होगा कुछ लोगों को जो ध्यान से सुने हैं, है ना? फिर उसके बाद मुझे बताना है ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद चैप्टर खत्म है, तो आज जल्दी जल्दी करते हैं, 5 बजे के पहले मुझे ह्यूमन, इसको भी एक ट्रिक से बताऊंगी, बट उसको थोड़ा याद करना मुश्किल है, बट चलो यार ठीक है। ये क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा डॉक्टर राम, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेन लाए। ठीक है, तो डॉक्टर से ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। अरे वाह मैम, हाँ, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया से हेन लाना पड़ गया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर एच से, होमो, होमो के लिए नहीं है एच, एच है हैबिलस के लिए, हैबिलस, इरेक्टस, होमो इरेक्टस। एन से निएंडरथल, इसमें भी 2-3 ऐड होते हैं। फिर होमोसेपियन, सैपियन, सैपियन, होमो, होमोसेपियन, होमोसेपियन, सैपियन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताना है ड्रायोपिथिकस के बारे में। ड्रायोपिथिकस जो है और रामापिथिकस कंपेयर करके पढ़ लेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट रामापिथिकस, रामापिथिकस। ठीक है, बोला जाता है पूर्व मैन लाइक ज्यादा, पूर्व जो थे वो मैन लाइक ज्यादा रामापिथिकस है। ठीक है, कौन सी पिथिकस है? रामापिथिकस है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे अब, उसके लिए मैं कुछ बता नहीं सकती। अच्छा, ईयर क्या है? 15 मिलियन ईयर्स अगो, ये तो तुम लोग याद रख सकते हो। ये भी क्या है? 15 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और इनकी जो बॉडी थी बेटा हेयरी थी। क्या है, याद रखना है, बॉडी जो थी वो थी हेयरी, बॉडी हेयरी थी, और इनकी भी बॉडी क्या है? बॉडी हेयरी थी। ठीक है, अभी तक तो याद रख पाओगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? बॉडी इनकी हेरी थी, ये थे कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, बट इट वाज मोर एप लाइक। ठीक है, कॉमन, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर ऑफ
man and ape, but it was more ape like. समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो उधर क्या आएगा? Common ancestry of man and ape, but it was but common ancestor of man and ape, but it was more क्या थे? But they were more man like. मैन लाइक, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है समझ आ गया? कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, बट इट वाज मोर ape like and it was like more man like. Walked like gorillas and chimpanzee. Walked like गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे, एंड हम सब उन्हीं के पूर्वज है बेटा, है ना। चिंपैंसी, बंदर इवॉल्व इवॉल्व होके, सच है ये, इसी का कहानी हम लोग बता रही है। ठीक है, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंसी, इधर भी। तो क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें एक ही डिफरेंस है जिसे मैं हाईलाइट कर दी हूँ, मोर मैन लाइक एंड दे वर मोर एप लाइक, एंड दैट इज इट। बाकी सब सेम है। तो Dryopithecus 15 million years ago, Ramapithecus 15 million years ago, their body was hairy, their also body was hairy, and they were common ancestors of man and ape, but common ancestor of man and ape, but they were more ape like. But about Ramapithecus, they were also common ancestor of man and ape, but they were more man like, and they moved like chimpanzees and gorillas, and walk like gorillas and chimpanzees, walk like gorillas and chimpanzees. क्लियर है बेटा, है ना? इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद रामापिथिकस से बात करते हैं। रामापिथिकस से बात करते हैं, हम लोग का क्या बना? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, अब इसको समझो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो ब्रेन साइज था वो अब यहाँ से ब्रेन साइज आने लगेगा, और मैं बताती हूँ नीचे जाते जाते ना तुम देखोगे ब्रेन का साइज बढ़ रहा है। ब्रेन का साइज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो ब्रेन साइज है 500 सीसी। अच्छा चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस को रिवाइज करके करेंगे। ओके।